सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए इसमें कोई इस तरीके का प्रावधान, नियम या उनके जैसी कोई बात नहीं थी। यहीं से शुरू हुआ बवाल। जो एक मूवमेंट तैयार हुआ है, मैं उसको मूवमेंट कहूँगा, एक अभियान तैयार हुआ है, वो अभियान यदि ये सबक नहीं लेते तो आने वाले समय में एक इतने विकराल रूप का सरकार को सामना करना पड़ेगा, समाज को सामना पड़ेगा, जिसे संभालना कठिन है। 19 मार्च को एफिडेविट लेके आएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपनी गलतियों से थोड़ा सीख के कुछ समझदारी की बातें लेकर आएगी। सरकार के लिए अब मतलब बहुत एक तरफ कुआ एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है और सरकार अब इससे समझ में नहीं आ रहा सरकार को कैसे निपटा जाए। जाति उत्पीड़न का मतलब जाति है, वो ये नहीं कि ओबीसी किसी पे कर दे तो छूट जाएगा, वो भी नहीं छूटना चाहिए। सवाल ये इस पर समग्रता में सोच करके समाज की रियलिटी और यथार्थ को देखते हुए इस पे कानून और नियम बनाया जाना चाहिए। वो इस रूप में फील करना है कि अगर ये पूरा 50-60% का जो चंक है इतना इंटैक्ट कर ले, इसलिए बिना मांगे क्या जरूरत थी आपको उसमें वो सब चीजें डालने की। कि जिसके पास हुनर था उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शोषण नहीं हुआ। इस देश को हमने भीतर से खोखला किया। हमने माइनस मार्किंग वालों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने की परमिशन दी, और इस देश के भरभराते पुलों और मरते मरीजों के पीछे अगर वो नहीं है तो उसके पीछे की भी जांच आप कर लीजिए। आपने देश भर की यूनिवर्सिटीज को, विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली यूजीसी इस हफ्ते चर्चा में है। यूजीसी कुछ नियमावली लेकर आई, कुछ गाइडलाइंस लेकर आई, जिसे यूजीसी रेगुलेशन 2026 कहा गया। इसमें आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कुछ नियम थे, जिसमें पिछड़ा वर्ग भी शामिल किया गया, जो कि 2012 में नहीं था। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए इसमें कोई इस तरीके का प्रावधान, नियम या उनके जैसी कोई बात नहीं थी। यहीं से शुरू हुआ बवाल। इस नियमावली में अगर आप देखिए तो आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को लेकर कुछ नियम बनाए गए, और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए इसमें कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं नजर आया, जिसको लेकर कि एक बैलेंस नियमावली इसे कहा जाए। यूजीसी 13 तारीख को यह गाइडलाइन जारी करती है। सोशल मीडिया पर जमकर बवाल शुरू होता है। एक हफ्ता बीतता है और हफ्ता बीतते बीतते लगातार सड़कों पर इसका प्रदर्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रदर्शन इतना उग्र होता है कि सरकारों को इस पर एक्शन लेने की बात कही जाने लगती है। इसके बाद यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पर रोक लगाती है। फिलहाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्च की डेट भी सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। 2012 के नियमावली को अभी लागू करने की बात कही गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी इस पर सिर्फ स्टे है, इसे खत्म नहीं किया गया है। कोर्ट ने तल टिप्पणी की है, बहुत सारे सवाल किए हैं, उसका भी विश्लेषण करेंगे और विस्तार से यूजीसी के ये नियम क्यों आए, समिति ने क्या सोचकर इस तरीके के नियम बनाए, और ये तार जो करंट वाला तार था इसे यूनिवर्सिटीज में छात्रों के बीच क्यों फेंका गया, इसी का विश्लेषण करेंगे। खबरों के खिलाड़ी आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेहमानों से परिचय कराती हूं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल सिंह जी लंबे गैप के बाद गांव से घूम फिरकर हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हैं। समीर चौगांवकर जी ने भी आज समय दिया है, आज वो भी हमारे साथ हैं। और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। शुरुआत आज पहली पंक्ति से नहीं होगी, आज दूसरी पंक्ति से शुरुआत होगी। और थोड़ा सा हमने कार्यक्रम का फॉर्मेट इस तरीके से किया है आज कि आज पहले इस विषय पर सबकी प्रतिक्रियाएं लेंगे, फिर आपके जो पिछले एक हफ्ते से हम जो वीडियोस बना रहे थे उस पर सवाल होंगे, वो हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे, और कुछ सवाल और भी आपका नजरिया साफ करने के हिसाब से इस विषय पर पूछेंगे। पहले दौर में मैं समझती हूँ कि सबकी प्रतिक्रियाएं ही हो जाएं। राकेश सर। नहीं, देखिए, जो बार बार एक शब्द कहा जाता है कि यूजीसी के नियम को लेकर विरोध हो रहा, विरोध नहीं हो रहा। विरोध का तात्पर्य ये होता है कि क्या जिन लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही, क्या वो कह रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी को बाहर किया जाए? वो अपने बचाव की गुहार लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो नियम बना है उस नियम में जो शोषण करने वाला और शोषित होने वाले की जो वर्गीकरण किया गया है वो ठीक नहीं है। समानता के न्याय की यदि संविधान बात करता तो उसमें भी समानता की बात की जानी चाहिए, चाहे कमेटी हो या शिकायत करने की बात है तो शिकायत करने का अधिकार उसके पास भी होना चाहिए, उसकी भी सुनवाई करने वाला उस कमेटी में व्यक्ति होना चाहिए। तो वहाँ पे सारी जो बात उठ रही है, सारा जो बात कही जा रही है, पूरे देश में जो एक साथ एक स्वर निकला है वो बचाव के लिए निकला है, वो विरोध का स्वर नहीं है। विरोध और बचाव में एक अंतर होता है। इसलिए यूजीसी के नियम को लेके सरकार
दुर्भाग्य की बात है कि सरकार नागरिकता भी साबित कर रही है, सरकार वोट का अधिकार भी साबित कर रही है, सरकार शंकराचार्य भी साबित कर रही है और सरकार अब देश में ये भी साबित करने में शुरू कर दी है कि कौन शोषण करने वाला है और कौन शोषित होने वाला है। छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं पहले दौर में लूंगी। पूर्णिमा मैम, जब नए नियम आए तो पहले से ही समझ में आ गया कि इसकी वजह से बवाल होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ऑब्वियसली अनफेयर ये नियम लग रहे थे। क्योंकि जो 2012 के प्रोविजन थे कि ग्रीवांसेस फेक जो कंप्लेन होंगी वो पनिशेबल होंगी, वो इसमें से हटा दिया गया था। और दूसरा, कौन शोषण करता है और कौन शोषित करता है, उसमें से जनरल कैटेगरी को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया था। शोषित होने वालों में सिर्फ SC, ST एंड OBC कैटेगरी को डाला गया था, जिसको कि लेके छात्रों में बहुत रोष था और जनरल कैटेगरी छात्रों में कि एक तो फेक कंप्लेन के जो रिड्रेसल का मैकेनिज्म है वो हटा दिया गया है, और दूसरा सिर्फ ये मान के चला जा रहा है कि सारे सवर्ण ही सिर्फ शोषण करते हैं और जितने SC, ST, OBC हैं वही सिर्फ शोषित हो सकते हैं। तो ये तो पेटेंटली अनफेयर है और उसको लेके सारा बवाल हुआ। बहुत ऑब्वियस था कि बवाल होना है। आपने कहा कि कमेटी की किन सिफारिशों के तहत ये हुआ, तो इसमें एक चीज़ साफ होनी चाहिए कि कमेटी ने जो सिफारिशें की थी, जो फाइनल गाइडलाइंस आई, वो थोड़ा उससे हटके थी। फेक कंप्लेंट पे कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए थे, उसको इग्नोर किया गया था। हाँ, OBC को ज़रूर कमेटी ने जोड़ा था और जनरल कैटेगरी के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो कमेटी ने लेकिन फेक कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए मैकेनिज्म सजेस्ट किया था। ठीक है। समीर सर, UGC 13 तारीख से लेकर कोर्ट तक, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और जब केंद्र सरकार को जब पता था कि भाई SC, ST है तो उसमें OBC एक इंटेंशन के तहत उसके अंदर लेकर आया गया था, और मुझे लगता है कि पूरा विभाजनकारी था। मुझे लगता है कि जब जो कमेटी थी उस कमेटी में तो रविशंकर प्रसाद और बासुरी स्वराज जैसे बड़े वकील थे, क्या वो इस बात को समझ नहीं पाए कि वो जिस तरीके से रिकमेंडेशन जा रहा है यह कितना विभाजनकारी है, क्या यह कोर्ट में टिकेगा, क्या इसका विरोध नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने कोशिश की थी कि भाई एक हम जो सवर्ण वर्ग है वो तो हमारा वोटर है, तो क्यों ना SC, ST तो शामिल है ही, OBC को भी इसमें शामिल करके अपना बड़ा वोट बैंक को आधार बनाया जाए। और मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो वोट बैंक की इसके माध्यम से साझने की कोशिश थी, उसने पहली बार 2014 से अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक वर्ग ने मोदी जी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, सोशल मीडिया पे हो या बाकी जगह। तो बाद में सरकार को लगा, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध के रखी। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रोक लगाई, उसके बाद सरकार की तरफ से बयान आना शुरू हुआ है। मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण, अगर सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक नहीं लगती तो क्या सरकार इसे उसी स्थिति में जारी रखती जो सरकार उसको लेकर आई थी। तो ये गलत फैसला था। मुझे लगता है कि सरकार को अभी भी इस मामले पे खेद प्रकट करना चाहिए और इसे वापस ले लेना चाहिए। विनोद सर, देखिए, इसकी उसमें जाना चाहिए पृष्ठभूमि में। दरअसल रोहित वेमुला कांड के बाद ये मांग उठी थी, और उसके बाद रोहित वेमुला की माँ और वो पायल तड़वी, ये दोनों माताएं जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि इस मामले में एक मुकम्मल और एक रोबस्ट व्यवस्था की जाए, ऐसा नियम बनाया जाए जिससे इस तरह के उत्पीड़न और प्रताड़नाएं रुकें। उस आलोक में फिर कमेटी गठित हुई और उस कमेटी की सिफारिशें आई। सिफारिशों के बाद सरकार ने ये लागू किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आदेश दिया है उसको देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 की व्यवस्था को बनाए रखा है और कहा है कि अभी वही जारी रहेगी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से माना है कि इसकी तुलना में 2012 की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी, और इसीलिए उसने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ख़त्म नहीं किया। उसने कहा इसको जो है आप दोबारा, चूँकि इसमें बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं, कई मामलों में स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है ये कानून, ये जो नियम आए थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप दोबारा विशेषज्ञों कमेटी बिठा के एक स्पष्ट और मुकम्मल व्यवस्था बनाइए जिससे ये प्रताड़नाएँ रुकें, और इसको जातिवाद की बजाय, जाति खेमबंदी के बजाय छात्रों की प्रताड़ना किसी भी रूप में हो, चाहे वो जाति उत्पीड़न से हो, नस्ली हो, भाषाई हो, किस क्षेत्रीय हो या किसी और कारण से हो, उसको रोकने के लिए नियम बनाए जाएं। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के सामने अब दो ही चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि जो वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत OBC वोट जो उसका छिटक गया था 2024 में कई राज्यों में, उसको वापस लेने की जो कोशिश की थी उसने, जाति जनगणना की अधिसूचना में जो उसने OBC का कॉलम नहीं डाला है उसकी भरपाई की जो कोशिश की थी, उसको लगा था इससे जो है सवर्ण तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो हमारे लिए वैसे ही है जैसे कांग्रेस के लिए एक जमाने मुसलमान था। कांग्रेस को गलतफहमी थी कि मुस्लिम कहाँ जाएगा, तो ऐसे ही भाजपा को और नेतृत्व को गलतफहमी हो गई कि सवर्ण कहाँ जाएगा। उन्होंने ये कानून लाया, लेकिन इसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसके बाद सिर्फ भाजपा नहीं, सारे राजनीतिक चुप्पी साध गए, क्योंकि कौन OBC को नाराज करे, OBC इतना बड़ा वोट बैंक हो गया है। तो
अब जो है सरकार के सामने चुनौती ये है कि अगर इसको डाइल्यूट करती है तो जो वो करना चाहती थी वोट पॉलिटिक्स के तहत उस पर चोट लगेगी। अगर डाइल्यूट नहीं करती है तो सवर्णों की जो नाराजगी थोड़ी ठंडी हुई है वो फिर बढ़ जाएगी। तो सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी ये आने वाले समय में पता बड़ी लगेगा। बात। रामकृपाल साहब, यूजीसी के नियमावली पर आपकी प्रतिक्रिया पहली। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं तो एक साफ छोटा सा एक बिंदु है। अंग्रेज़ों ने 1871 में हिंदुस्तान में 200 जातियों को घोषित कर दिया था कि कोई भी अपराध होगा तो माना जाएगा कि ये अपराधी है ना, वो क्रिमिनल ट्राइब्स करके 200 जातियों को बना दिया था अपराधी। 47 में आज़ाद हुए तब भी ये नहीं हटा। जब आज़ादी के बाद कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जन्मजात जो ट्राइब्स है जैसे मुसहर ये माने जाते थे, कहीं भी चोरी हो तो इनको पकड़ लीजिए, ये 52 में ख़त्म हुआ। 52 के बाद पहली बार एक ऐसा कानून आ रहा था जिसमें सिंपल एक चीज़ है जिसको कहते हैं प्राकृतिक न्याय। इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गए थे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें एक शब्द था जिस पर लेकर के वो जॉन लॉक ने कहा था कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनका कोई भी कानून दुनिया में उनको ले नहीं सकता, राजा भी नहीं कर सकता। तो उसके था इनहेरिएबल राइट्स, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ हिंदी में कहा अनपहरणीय अधिकार। यानी कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका अपहरण कोई नहीं कर सकता। पहली बार एक ऐसा कानून उसी की पार्टी ने बनाया जिस पर ठीक है, किसी के प्रति अगर कोई हो रहा है तो उसको निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए, लेकिन निरपराध अगर कोई है उसको कोई कह दे कि इसने मेरे साथ अपराध किया है तो उसका अपमान तो हुआ ना। लेकिन उसके मेरा अपमान कोई कर रहा है झूठ बोला करके, मुझे अपने अपमान के लिए कोई न्याय नहीं है। जबकि क्राइम, जबकि हमारे आईपीसी में जो भी है उसमें डिफेमेशन के लिए भी है, सारी चीज़ों के लिए, लेकिन इस एक्ट में कोई शिकायत कर दे, शिकायत झूठी पाई जाए तो कुछ नहीं होगा, आप राइट नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम, मुझे तो ये नहीं पता था कि कौन है वो अधिकारी है, कौन सी चीज़ थी। ये तो कोर्ट ने शुरू में ही था कि भाई आप इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक बेसिक प्राइमरी चीज़ है जिसका उल्लंघन करके कोई भी का नहीं बनाया जा सकता। आप सब करते हैं, सब ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये होता है। लेकिन सवर्णों में भी लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। मैं इस चैनल पे कह नहीं सकता, शुक्ला जी जानते होंगे सारे लोग, कैसी कैसी भाषाएं वो बोली जाती हैं। सवर्ण कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी भारी एकता है। आप देखिए यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जहाँ आईएएस हैं वहाँ इतनी लॉबियाँ हैं, कायस्थ लॉबी अलग है, ब्राह्मण लॉबी अलग है, राजपूत लॉबी अलग है, और देखिए क्या क्या मजाक बनते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। इंस्टीट्यूशन में भी होता है। तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, एक कौन लोग थे जिन्होंने ये नहीं सोचा? जो भी लोग हों, मैंने कहा ना कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कुछ अधिकार कभी नहीं छीने जा सकते, और उसी पार्टी के बाबुओं ने एक ऐसा, चाहे वो यूजीसी हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन आप कोई अगर मेरे ऊपर झूठा करता है, आरोप लगाता है, तो मैलिसियस प्रोसिक्यूशन का अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं। डिफेमेशन, मैं मानहानि का दावा कर सकता हूं कि इस आदमी ने मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की थी, इससे में मेरा मानहानि हुई है, इससे आप मुकर नहीं सकते। बस एक लाइन और, चूंकि अहमद फराज का एक शेर है जी बिल्कुल, कि बस इस सबब से कि तुझ पर बड़ा भरोसा था, गिले न हूं भी तो हैरानियां तो होती हैं। ब्राह्मण ठाकुरों के लिए कह रहे हैं सर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दें, फिर मैं जरा सवाल शुरू करूंगी, और मेरे पास बहुत सारे कमेंट और यूजर्स के क्वेश्चंस भी हैं। कमेंट रहेंगे, और अब रामकृपाल जी ने पढ़ दिया तो मैं भी कुछ पढ़ ही देता हूँ। जी सर। मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहाँ और भी खराब, और रोशन हुए चराग तो आंखें चली गई, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब।
दरअसल जो बाहर से प्लस्तर लगाने की कोशिश हुई ना जातिगत भेदभाव में हिंदुस्तान में, उसके अंदर इतने सुराख कर दिए गए हैं, इतनी दरारें कर दी गई है कि कोई चाह के भी इसको पाट नहीं सकता। बोलने और करने में जो अंतर होता है, कथनी और करनी में, उसको अगर समझना हो किसी को बहुत अच्छे से परिभाषा के तौर पर, तो वो जाति के मामले में हिंदुस्तान में समझ लेना चाहिए। भाषणों में और लेखों में और निबंधों में जो समतामूलक समाज के रचना की बात होती है, वो धरातल पर आकर इतनी बुरी तरह से धराशायी हो जाती है। और ये यूजीसी के नियम भी उसका एक उदाहरण भर है, जिसमें सवर्ण और जाति की खाई को, जब हम विद्यालय में टिफिन खाते थे, मैं तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बच्चा और डीएम का बच्चा एक साथ टिफिन खाते थे। हमको बाद में बताया गया कि तुम ऐसे निचली जाति वालों के साथ बैठ के खाते थे। हमको तो लगा ही नहीं कि हम ऐसा करते थे, पूरी जिंदगी निकलने तक नहीं समझ में आया। ऐसे ही कॉलेज में अभी जो नई पीढ़ी के बच्चे पढ़ रहे हैं, जेन जी बोला जा रहा है जिनको, उनको आप बता रहे हो कि तुम्हारी जाति क्या है। दोस्ती देख के करो। हमको भूलने नहीं दिया जा रहा है कि हमारी जाति क्या है। और ये इतना बड़ा अपराध है कि इसकी जो सजा दी जाए वो कम है। कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। मानसिकता खराब होगी तो आप क्या करोगे? ये ऊपर से लगे हुए पलस्तर सब झूठे हैं। और जब तक ये पलस्तर हटकर उन लोगों के चेहरे बेनकाब नहीं होंगे जिनको इस जाति की खाई को बनाए रखने में आनंद मिलता है, लाभ मिलता है, उन लोगों को बेनकाब करना जरूरी। वरना ये नियम कानून का खेल ऐसे ही चूहा बिल्ली की तरह चलता रहेगा और ये देश जाति की खाई में, दलदल में और गहरे धंसेगा। 10 साल के लिए दिए गए आरक्षण को अभी तक कौन खींच के लाया? वोट बैंक की राजनीति। अभी ये जो दोनों तारों में करंट दौड़ रहा है, इसको दौड़ाने वाले कौन है? राजनेता। अब इनको छुओगे तो करंट लगेगा ही लगेगा। ये ऐसे नंगे तारे, इनको दूर रहना ही, वो हाई वोल्टेज लाइन होती है, उसके पास कोई जाता भी है तो चिपक जाता है ना। चिपक गया यूजीसी वहां जाकर, गलत मुद्दे को छू दिया उसने। भाई भेदभाव हो रहा है तो रोहित वेमुला कौन है? एक छात्र है जिसको विश्वविद्यालय या विद्यालय की व्यवस्था या हॉस्टल की व्यवस्था की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। रोहित वेमुला हिंदुस्तान का एक होनहार छात्र था और उसको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, और जिसने भी उसको मजबूर किया उसको सजा मिले। वो ठाकुर है, शुक्ला है, चौहान है, वर्मा है, शर्मा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और वेमुला कौन सी जाति का, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और पायल तड़वी अगर मेडिकल कॉलेज की होनहार छात्रा थी तो उसको इस मकाम तक पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए ना। सजा जाति के आधार पर क्यों मिलेगी? पट्टी बांध रखी थी आपने, अब तो पट्टी भी हटा दी। तो देख लेने आए कि देवी की पट्टी हटने के बाद कि किसकी जाति कौन सी है। हम जब तक यह तय करेंगे कि रोहित वेमुला इसलिए मरा क्योंकि उसकी जाति निचली थी, और जातिगत भेदभाव इस देश में सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में अगड़े छात्रों और पिछड़े छात्रों के अलग कमरे हैं। उसको मिटाने की कोशिश कब होगी? जब आप भूलने की कोशिश करने देंगे ना कि हम कौन जात के हैं। आप तो याद दिलाने की कोशिश में लगे हो, समूचा सिस्टम याद दिलाने की कोशिश में लगा। और जब तक सिस्टम आपको जाति याद दिलाता रहेगा, ये भाषण और नारेबाजी से जातियों की व्यवस्था, क्योंकि ये बहुत गहरी खाई है, हजारों साल पुरानी खाई है ये ऐसे 150 सालों के एफर्ट से मिटने वाली नहीं है। उसके लिए बहुत ईमानदार एफर्ट चाहिए। और सबसे पहले जरूरी है ये दोगलापन खत्म करना। आप जाति याद क्यों दिलाते हो? हमको क्यों बताया कि रोहित वेमुला जो है वो दलित छात्र था? उसने हमको बताते कि रोहित वेमुला एक होनहार छात्र था, और ये सिस्टम इतना खराब हो गया कि इसको फांसी लगाने पर इसे मजबूर कर, उस सिस्टम में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको। 2012 के नियम क्या है? उसमें भी केंद्र है, केंद्र में सुनवाई होगी, और उसमें भी फॉर्म में एडमिशन से लेकर, देखिए बहुत विस्तार से नीति बनी है, वो नियम बने हैं। उसमें लिखा है कि फॉर्म भरने से लेकर, एडमिशन से लेकर, उसके बच्चे के मार्कशीट मिलने तक लिंग, जाति, धर्म या विकलांगता या दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव उसके साथ नहीं होगा। 2019 से लेकर 23-24 तक लगभग 1100 शिकायतें आई, उनमें से 90% का निपटारा भी कर लिया गया, और लगभग 100 के ऊपर शिकायतें जाति के आधार पर भेदभाव की। ये सब डेटा पढ़ रहा हूं मैं विश्वविद्यालय। इसका मतलब शिकायतें हुई तो इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा था, और शिकायतों का निवारण 90% तक हो गया। देखिए छात्र जीवन में कई बार सिर्फ जाति नहीं होती है, तुमने मुझे वहां फुटबॉल के मैदान में लड़ाई कर ली तो जाकर हॉस्टल में, कई कारणों से लड़ाइयां होती हैं और वो वहीं खत्म भी हो जाती हैं, उस कैंपस में ही खत्म भी हो जाती हैं। लेकिन हम उनको कैंपस में खत्म नहीं कर घर, परिवार और आने वाले जीवन तक ले जा रहे हैं, क्योंकि हम उस लड़ाई को जाति से जोड़ रहे हैं। ये अपराध है, ये विडंबना है। और जैसा कि सर ने भी कहा कि कोर्ट इसका कुछ नहीं कर सकती, है आपकी मानसिकता की बात है। जो नियम है उसके अनुसार सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक समिति, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसे EOC कहा गया है, उसे बनाना अनिवार्य होगा। और कोई भी आरक्षित वर्ग का छात्र या छात्रा यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। अगर वो शिकायत गलत भी पाई गई तो सामान्य वर्ग का छात्र या छात्रा उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। राकेश शुक्ला सर से ही सवाल करूंगी मैं।
लगभग 2 से 2.5 करोड़ विश्वविद्यालय के छात्र होंगे भारत भर में, अगर देखा जाए 2.5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। अगर उसमें 300, 400 या 500 इस तरीके के मामले आते हैं तो उसके लिए क्या इस तरीके के नियमों की आवश्यकता होती है? वो समिति जिसमें ढेरों वकील और लॉयर और एडवोकेट हैं, वो समिति जिसमें 13-14 बीजेपी के सांसद हैं, वो समिति जिसमें टीएमसी के सांसद हैं, वो समिति जिसको दिग्विजय सिंह हेड कर रहे हैं, ये सारे लोग बैठकर इस तरीके की बात, वो भी यूनिवर्सिटी में, क्या ज़रूरत पड़ गई? आंकड़ा जो है वो है करीब 4 करोड़ 4.5 करोड़ आंकड़ा आ रहा है स्टूडेंट्स का। और जो संख्या है 378 की, उसमें यदि 1 करोड़ में देखें तो 60-65 कंप्लेन आएगी। तो 1 करोड़ में 65 कंप्लेन का आप परसेंटेज निकालिए कितना होता है। मतलब 1 करोड़ में 65 कंप्लेन, और उस कंप्लेन पे आप इतना विभत्सकारी नियम बना दें, तो आपकी तो जो कार्तिक जी बोल रहे, आपकी गलत मानसिकता है ना ये। मतलब आंकड़ा देख के यदि हम ये कहें कि 1 करोड़ में 10 लाख कंप्लेन आ रही, तो समझ में आता है कि हाँ, सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। 1 करोड़ में 65 कंप्लेन पे आप कानून बना रहे, और वो 65 किस तरह की कंप्लेन है ये भी देखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये कि भाई जो आपकी शिकायत आई वो क्या आई है। बार बार जो रोहित वेमुला की बात आती है, तो तेलंगाना पुलिस का जो क्लोजर रिपोर्ट है उसके हिसाब से रोहित वेमुला का जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र था वो फर्जी था, उसकी मां ने बनवाया था, ये पुलिस की रिपोर्ट में है। और वही प्रमाण पत्र के खुलासे के डर के चलते उन्होंने आत्महत्या किया था। तो बार बार जो घुमा के एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि उसकी वजह से ये नियम बना, ये तो आधार हुआ ना। फिर दूसरी बात ये कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ये, कि उन्होंने कहा था गाइडलाइन बनाइए। 2018 में जब SC/ST एक्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को देखना होगा कि SC/ST के उसमें जब FIR होगी तो उसमें पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। कोर्ट की ये लाइन उसमें जांच होनी चाहिए कि यदि FIR जिस व्यक्ति के खिलाफ हो रही है वास्तव में वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है। तो आपने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने छाती ठोक के कहा कि ना गिरफ्तारी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता उस समय के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा, सीना चौड़ा करके बोले कि उनके मंत्रालय ने सीना चौड़ा करके एफिडेविट दिया कि यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो अत्याचार बढ़ेगा। तब आपको सुप्रीम कोर्ट के बात नहीं मानने के लिए आप तैयार हो गए, और आपने उस पे संसद में गए, आप पुनर्विचार याचिका दायर की, और अपना मनमानी तरीके से जो आप चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट को बाध्य कर दिए SC/ST कानून के लिए। 2024 में फिर इसी तरह का एक मामला आया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण पे क्रिमिनल का प्रावधान रखिए। तब भी आपने छाती पीट के कहा कि ना हम नहीं करेंगे, ये अवधारणा मान्य नहीं है। तो अपनी सुविधा से आप सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे और अपनी सुविधा से आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आधार बना के बात ना की जाए। आप यहाँ पे आदिकाल की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और आप यहाँ 2 वर्ग बांट रहे हैं। शिक्षित वर्गों में आपने एक शोषण करने वाले को चिन्हित किया है, एक शोषित होने वाले को चिन्हित किया है। अब शोषित होने वाले में आपने जिस वर्ग को लगाया है वो वर्ग भी शोषित करने वाला है। OBC में कई ऐसी जातियां हैं जो शोषित करने वाली। एक आंकड़ा है शिक्षा मंत्रालय का, उसमें कहा गया कि 2600 OBC जातियां हैं, उसमें 99% जो आरक्षित सीटें हैं उसमें 25 जातियों का दबदबा है। आंकड़ा देखिए, 2600 OBC जातियों में आरक्षित सीटों में सिर्फ 25 जातियों का दबदबा है, और बाकी जातियों का फिर कहाँ है OBC में? उनको कोई हक नहीं मिल रहा। वो 25 जातियां कौन सी हैं? मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता नहीं जानती होगी कि OBC की वो 25 जातियां कौन सी हैं। इसलिए सारी चीज़ों को मुझे लगता है लड़ाना नेताओं का की मानसिकता, उनकी मनसा बन गई है कि लड़ाओ और वोट लो। और ये जो UGC पे जो एक मूवमेंट तैयार हुआ है, मैं उसको मूवमेंट कहूँगा, एक अभियान तैयार हुआ है, वो अभियान यदि ये सबक नहीं लेते तो आने वाले समय में एक इतने विकराल रूप का सरकार को सामना करना पड़ेगा, समाज को सामना पड़ेगा, जिसे संभालना कठिन हो, मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पूर्णिमा मैम, मैंने दो दिन जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन बहुत सारी बाइट्स लोग
कह रहे थे तो किसी ने कहा कि आज मिश्रा बहुत खुश होगा, आज त्रिपाठी बहुत खुश होगा, आज वर्मा गुप्ता बहुत खुश होगा। क्या इस तरीके के नॉनसेंस सरकार की तरफ से नहीं समाज में छोड़ी गई? आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत थी? एक पक्ष और भी है जो कि दुखी भी है कि जेएनयू से ही आवाज़ निकली कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो करना नहीं चाहिए था। इस तरीके की चीज़ों के लिए कैसे, मतलब किसको जिम्मेदार बताया जाए? देखिए प्रतीक्षा, इसमें विशुद्ध राजनीति हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इतना सेंसिटिव मुद्दा जो कि बहुत बड़े समाज को बिल्कुल एक ऐसी खाई में ढकेलने जा रहा है जिसका कि फिर कोई उपचार नहीं निकल सकता है, आपने वो काम शुरू किया है। जो जिस फॉर्म में नए रूल आए थे और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली स्टे कर दिया है, अगर उसमें सरकार चाहती तो वो राजनीति का पुट नहीं डालती, क्योंकि जो हमारी जानकारी है कमेटी की रिपोर्ट में वो सब बातें नहीं थी जो कि फाइनल गाइडलाइंस में आई हैं। इवन ड्राफ्ट रिपोर्ट जो जनवरी आई थिंक 25 में आई थी, उसमें भी वो 2 प्रोविजंस थे जिनकी वजह से ज़्यादा बवाल हुआ था, वो नहीं थे। मतलब जो जिनको लेके की शिकायतें आई हैं सवर्ण समाज की, वो उसमें उसका उपचार था। लेकिन जो फाइनल गाइडलाइंस आई हैं उसमें वो दोनों ही चीज़ें, एक तो जो कौन शोषित कर रहा है और कौन शोषित हो रहा है उसकी डेफिनेशन, और दूसरी जो झूठे कंप्लेंट्स है उसके ऊपर जो कमेटी की गाइडलाइंस है, वो दोनों ही जिस तरह से डाला गया है, जानबूझ के एक झगड़े को हवा देने की कोशिश की गई है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की मंशा भी उसमें राजनीति को अपने साधना है। ओबीसी समाज को थोड़ा सा शायद प्रसन्न करने की कोशिश है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ओबीसी समाज उनसे छिटक रहा है, और सवर्ण को तो वो मान के चलते हैं कि वो उनके पॉकेट में है, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि हम बाद में देख लेंगे, उनको मना लेंगे। ये भी कहीं उम्मीद रही होगी कि इस तरह का एक वेग लाके ओबीसी समाज को एक संदेश दिया जाए, और बाद में कोर्ट में तो मामला जाएगा ही जाएगा, फिर हम सवर्ण समाज को मना लेंगे उसमें करेक्शन करके। तो जो इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति खेली जा रही है, दोनों तरफ से हो रही है राजनीति, वो जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी, जो विरोध कर रहे थे वो भी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो एक बहुत इम्प्रेशनेबल वर्ग है, युवा वर्ग, उसको इन सब राजनीति के दलदल की जो खामियां हैं उससे दूर रखना चाहिए। बच्चे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, उनको आप गुमराह करके अपना मोहरा मत बनाइए। उनको उनकी ज़िंदगी, वो 4-5 साल जो कॉलेज के होते हैं, उसको अच्छे से एंजॉय करने दीजिए, पढ़ाई लिखाई शांति से करने दीजिए, उनको समाज बांटने का जरिया आप मत बनाइए। तो मुझे लगता है कि जब सरकार 19 मार्च को एफिडेविट लेके आएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपनी गलतियों से थोड़ा सीख के कुछ समझदारी की बातें लेकर आएगी। समीर सर, ये जो सवर्ण हैं या ये जो ब्राह्मण ठाकुर और कायस्थ की बात हो रही है, ये इतने टेकन ग्रांटेड भारतीय राजनीति में हो गए हैं? खासतौर से मैं बीजेपी के लिए भी आपसे सवाल करूंगी, क्या ये समझें कि अब बीजेपी को इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से इन्हें जो है फ्रंट फुट पे करके, और आप ओबीसी की बात कर लो, आप SC ST की बात कर लो, आप सबकी बात कर लो, पर इन्हें दरकिनार कर दो, क्या ये अब बीजेपी में ही दिखने लगा है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए का जिक्र करा और एक ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से टूटा था लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि SC ST और ओबीसी का अगर एक बास्केट बन जाता है तो ये 75 to 80% का वोट बैंक बनेगा, और सवर्ण अगर नाराज भी होते तो 20%, 18 से 20% सवर्ण नाराज होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि भाई ये 18 से 20% का अगर सवर्ण हमसे नाराज भी होता है तो पूरा का पूरा हमारे खिलाफ वोट नहीं करेगा। इसमें से एक बड़ा वर्ग हमारे साथ बना रहेगा नाराजगी के बाद भी, और आधे से ज़्यादा इसमें हमको वोट नहीं देंगे तो वो नोटा को वोट दे देंगे, किसी और को वोट नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गणित था, मतलब बेसिकली ये सोचना था कि भाई 80% का जो है, और अखिलेश यादव को आप पीडी या दूसरे लोगों की ओबीसी की जो राजनीति करते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से ओबीसी की बात लगातार कर रहे थे, तो भारतीय राजनीति में उन्हें इसका बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा, और स्थायी राजनीति की एक वो व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं जाति के आधार पर विभाजन कर। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पूरा मामला गया है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रोक लगा दे या केंद्र सरकार इसे वापस ले ले या यूजीसी इसके लिए माफ़ी मांग ले, लेकिन जो समाज के अंदर जो विभाजन उत्पन्न हो गया, बेसिकली जो गहरे तक अब चला गया है, उससे समाज कैसे निकलेगा सबसे बड़ी चिंता की बात है। और आज जिस तरीके से मतलब समाज के अंदर इस तरीके से चर्चा शुरू हो गई है कि भाई सवर्णों को अलग थलग कर दिया जाए,
और सुप्रीम कोर्ट आने के बाद जिस तरीके से ओबीसी नेताओं के बयान आए, जेएनयू में जिस तरीके से इसका विरोध शुरू हुआ है, तो ये अब ऐसा है कि सरकार के लिए एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ यूजीसी के साथ जाती है तो सरकार सवर्णों की नाराजगी झेलने को तैयार रहना पड़ेगा। अगर सवर्णों के फैसले लेते हुए सरकार अगर इससे वापस ले लेती है तो फिर वो ओबीसी जो वर्ग है, क्योंकि एससी एसटी तो पहले से ही था, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता इससे, ओबीसी का जो वर्ग है वो आपसे नाराज होगा। तो सरकार के लिए अब मतलब बहुत एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है और सरकार अब इससे समझ में नहीं आ रहा सरकार को कैसे निपटा जाए। और सरकार मुझे लगता है कि मतलब ये समझने की स्थिति में नहीं थी कि इससे ओबीसी इतना बड़ा वर्ग तैयार, सवर्णों का इतना बड़ा विरोध तैयार हो जाएगा, मतलब चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे तमाम प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे जमीनी स्तर पर हो। अब सरकार के लिए बहुत मुश्किल है कि सरकार इस पर, अब सरकार को 19 तारीख को जवाब देना है, तो मुझे लगता है कि सॉलिसिटर जनरल को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आप इसके पक्ष में हैं या इसके विरोध में। आप चुप नहीं रह सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट में आप चुप रहे, लेकिन जवाब तो आप दोगे कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं जो यूजीसी लेके आए, या आप उसका विरोध करना पड़ेगा। तो दोनों स्थिति में मुझे लगता है उनको तकलीफ होगी। अगर वो समर्थन करेंगे और वापस लेंगे कि हम वापस लेते हैं यूजीसी से कहकर, तो मुझे लगता है कि फिर उनको ओबीसी की नाराजगी झेलना पड़ेगी। और अगर उसका समर्थन करते हैं तो सवर्ण फिर आंदोलन के लिए उतरेंगे। लेकिन जो भी परिणाम होगा, मुझे लगता है समाज की राजनीति, सबकी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति साधेंगे, लेकिन समाज में एक इतना बड़ा मतलब खाई पैदा करने की जो कोशिश हुई और जो उत्पन्न हो गया है, इसको भरने में लंबा समय लगेगा। सरकार को अपने वोट बैंक की चिंता छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को ये देखना चाहिए कि समाज के अंदर ओबीसी एससी एसटी बनाम एक तरफ सवर्ण का मामला न हो। ये आने वाली जनरेशन पॉलिटिक्स के लिए, समाज के लिए बहुत खराब होगा। तो सरकार भी इस खाई को कैसे पाटती है और इससे सरकार कैसे खुद भी उभरती है और समाज को भी उबारने में क्या भूमिका निभाती है, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई सरकार के लिए इस वक्त है, लेकिन बहुत ही वाकई में जैसा सर ने भी कहा कि बहुत ही शर्मनाक है। कुछ पिछले एक हफ्ते से हम यूजीसी पे जब वीडियोस बना रहे थे तो आप लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी। मैं सोच रही थी कि एक दो वो पढ़ देती हूँ, उसी से विनोद सर के पास जाऊंगी। एक हमारे यूज़र हैं, आशु करके लिखा हुआ है, ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को, हम मेरे हिसाब से शायद वो सवर्ण से ही होंगे इसलिए शायद वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लोगों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये समझा जाए कि अंदर खाने सब लोग एक ही हैं। फिर एक हमारे यूज़र हैं, वो कहते हैं कि जाति विहीन समाज की बात करने के लिए अब सिर्फ हमें अपने बच्चों को किताबों में ये बताना पड़ेगा। फिर बहुत सारे इस तरीके के कमेंट आए जिसमें कि ब्राह्मण, ठाकुर, गुप्ता, इस तरीके की बातें बहुत सारी कही गई। मैं बहुत ज़्यादा जाति और सरनेम में नहीं जाऊंगी। विनोद सर, मैं बस ये ज़रा समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सूर्यकांत जी ने कहा, सीजीआई ने, कि जाति की पूरी व्यवस्था आपने ब्राह्मणों पर मढ़ दी। क्या मुस्लिमों की जातियां भी ब्राह्मणों ने बनाई है? ईसाई में जातियां भी ब्राह्मणों ने दे दी है? बौद्ध, सिख, जैन, क्या सभी की जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है? और अगर ब्राह्मणों की जातियों से इतनी दिक्कत है तो अपने नाम से जाति खुद हटा लीजिए, कौन आपको रोक लेगा? अगर ये बात सीजीआई कह रही है तो वो 29 लोग जो बैठे थे उनको इस तरीके की बात क्यों नहीं समझ में आई कि आप अगर यूनिवर्सिटी में जहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं आप वहां इस तरीके की आग डालोगे, आग फेंकोगे, तो वो क्या आप दोस्ती हम ऐसे करके करेंगे कि भैया तुम वो हो। एक ने तो ये भी लिखा था यूजर ने कि किसी ने अगर प्रेम का प्रपोजल कैंसिल कर दिया और अगर वो सामान्य वर्ग का छात्र रहा तो वो तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। इसमें कहीं सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया। मास्टर साहब अगर किसी बच्चे को कहें कि भैया तुम कल से ठीक से पढ़ के आना, करके आना, तो वो कह देगा कि हमें जाति के नाम पे हमें नंबर नहीं दे रहे हैं, हमें कर रहे हैं। तो मास्टर साहब की तो प्रोफेसर तो वो चलते बने। तो ये जो नॉनसेंस चीज़ें फेंकी गई यूनिवर्सिटी में, मैं तो 2.5 करोड़ कह रही थी पर सर ने कहा कि 4 करोड़ के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, ये आग नहीं थी? और वो 29 लोग किस सेंस के हिसाब से ये चीज़ें यूनिवर्सिटी में दे गए? नहीं, देखिए, विभाजनकारी कोई भी कानून हो, कोई भी नीति हो, निश्चित रूप से नुकसानदेह है भारत के लिए, किसी भी देश के लिए, समाज के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे अभी बात हो रही थी कि 1 करोड़ में 68%, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ में 1 भी क्यों हो, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव 1 करोड़ में 1 का भी नहीं होना चाहिए, किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे नस्ल के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर, तो चाहे क्षेत्र के आधार पर। नहीं, मामले कानून का मतलब, हाँ। कानून का मतलब ही ये होता है कि कानून इसीलिए बनाया जाता है ना, दुरुपयोग भी होता है कानून का। भाई दहेज कानून बना, दहेज कानून का बहुत दुरुपयोग भी हुआ, लेकिन कानून तो खत्म नहीं हुआ, कानून तो है। हाँ, उसमें सेफगार्ड्स डाले गए कि भाई डिप्टी एसपी लेवल की जांच होगी और सारे पक्ष लिए जाएंगे, और उससे चेक भी हुआ। ऐसा भी नहीं है कि खाली दुरुपयोग ही हुआ, उस कानून से चेक भी हुआ। दलित एक्ट बना
जब 88-89 में जब बना था दलित एक्ट, तो उसमें उसका भी दुरुपयोग हुआ, उसमें भी तमाम सारे चेक्स डाले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उदाहरण दिया, उन्होंने कुछ सरकार ने जो है उसको किया, लेकिन दलित एक्ट तो ख़त्म नहीं किया गया ना, क्योंकि उसका भी ऐसा भी नहीं है कि दुरुपयोग हुआ तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ, उससे भी एक डिटरेंट बना। कानून एक डिटरेंट का काम करता है, अवरोध का काम करता है। अब सवाल ये उस कानून का इम्प्लीमेंट कैसे हो, ये आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था संविधान कितना भी अच्छा बना दो, सवाल ये उसको लागू करने वाले, उस पर अमल करने वाले कैसे लोग हैं, उस पर तय होता है। तो कानून आप कितना भी अच्छा बना दीजिए, कैसा बना दीजिए, अगर उसका अमल ठीक नहीं हो रहा है तो ये दिक्कतें आएंगी। अब जैसे ये जो सिफारिशें आई हैं यूजीसी की, इसमें क्या दो मुख्य कमियां क्या हैं? जो कमियां हैं, पहली कमी ये है कि आपने जो निर्दोष अगर पाया जाए तो वो अपनी शिकायत या उसके लिए कोई सेफगार्ड नहीं दिया, नंबर एक। दूसरा, जो कमेटी बनेगी, बनाने का जो प्रस्ताव है, जो एथिक्स के क्या कहते हैं इक्विटी कमेटी, उसमें हर वर्ग के लोग हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही दो चीज़ें हैं ना। और सवर्ण समाज की तरफ से जो आपत्तियां थी वो यही एतराज़ थे कि भाई हमारा क्या होगा अगर कोई, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए प्रेम प्रस्ताव भी दिया किसी ने और वो उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो भी आ जाएगा कि उत्पीड़न में, मतलब इस तरह की शिकायतें आ जाएं। या कोई टीचर कह दे कि बच्चे से कि भाई थोड़ा पढ़ाई करो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, और उस पर उसने कहा कि हमारा उत्पीड़न हो रहा, तो इस तरह की शिकायतें आएंगी, तो उनका सेफगार्ड क्या है, ये बड़ी कमियां हैं। दूसरा तो इसलिए लेकिन देखना पड़ेगा कि इस कानून में सुधार की मांग हो रही थी या इस नियम को ख़त्म करने की मांग हो रही थी। मैंने जितने प्रदर्शन देखे, मैंने जितने वो देखे, सब में था नियम को ख़त्म किया जाए। ये नियम सुधार की बात कोई नहीं कर रहा था, सुधार तो बचाव में किया, हम क्या करेंगे, लेकिन जितनी मांग हो रही थी सारे उसमें, जहाँ मतलब जितना अपमानजनक नारे प्रधानमंत्री जी के लिए सबके लिए लगाए गए, वही नारे जब दूसरे लोग लगाते थे तो सब लोग बहुत दिक्कत, कईयों पे तो केस भी हो गया, किसी ने फेसबुक पे लिख दिया तो यूएपीएम चला गया। यहाँ तो खुलेआम मतलब उनकी तस्वीर पर जिस तरह से अपमानित किया गया और सब किया गया, सारी चीज़ें देखी गई, लेकिन वो चूंकि समर्थक वर्ग था इसलिए उस पर कार्रवाई भी कौन करे। नहीं, एक चीज और जोड़ दी सर, वो सारे वो धर्म के कटेंगे तो बटेंगे और ये सब लोग जो विद्वान पंडित थे, हाँ। वो सब लोग कहाँ थे? 14 तारीख से 13 तारीख से लेके करीब 12-15 दिन हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। विद्वान पंडित तो माघ में स्नान कर रहे थे, प्रयागराज में स्नान करने गए थे शंकराचार्य जी के आह्वान पर। मतलब ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये मामला बड़ा दुधारी तलवार वाला है, इस पर एक तरफा अप्रोच जो है से काम नहीं चलेगा, न इस तरफ से न उस तरफ से। क्योंकि अब देखिए इसकी प्रतिक्रिया भी हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम ओबीसी और SC/ST वर्ग के वकीलों ने प्रदर्शन किया है, जुलूस निकाला है, तो वो भी तस्वीरें आई हैं, सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसीलिए ये बहुत संवेदनशील मसला है। ये ऐसा मसला है कि आप एक तरफ नहीं खड़े हो सकते, एक तरफ खड़े होंगे तो दूसरी तरफ आप अतिवाद के शिकार होंगे। तो ये मुझे लगता है इसको सुलझाने के लिए सर्वदलीय जो है एक कमेटी बने। सर, सर्वदलीय कमेटी थी वो 28 लोग जिसमें थे, नहीं, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी, कोई किसी दल का आदमी नहीं था जो उसमें नहीं है। मेरी बात तो सुन लीजिए भाई, जी, मैं पूरी जी, बात जी, जी। अब परिस्थिति बदली है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, परिस्थिति भी तो बदलती है। सर्वदलीय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। आप कोई कमेटी बना लीजिए नॉन पॉलिटिकल पार्टीज की, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा, कौन मानेगा? अगर मान लीजिए 29 सदस्य में से 14 बीजेपी के थे, बाकी सारे दूसरी पार्टी, 16 बीजेपी के थे, बाकी सारे दूसरी वो पार्टी। तो कंपोजिशन ही ऐसा होता है, जो पार्लियामेंट में जिसका बहुमत होता है उससे ज्यादा होते हैं। ये तो नियम है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई जानबूझ के बीजेपी के 14 सदस्य नहीं, 16 सदस्य नहीं थे, वो सब कंपोजिशन का एक प्रक्रिया है उसकी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा रास्ता क्या है? आप सर्वदलीय मत बनाइए, आप सर्ववर्गीय बना दीजिए। हाँ, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विशेषज्ञों की कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है, उसमें जूरिस्ट हों, उसमें सोशल एक्टिविस्ट हों, सोशल वो समाज को समझने वाले लोग हों, सब तरह के लोग हों, तब इसका कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। जिससे देखिए, हम ये भी इनकार नहीं कर सकते कि उत्पीड़न नहीं होता है। अगर ये माना जाए कि जातिगत और सामाजिक उत्पीड़न यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में नहीं होता, तो ये भी गलत बात है। होता है उत्पीड़न, ठीक है, कितना होता है कितना नहीं होता, कितना रिपोर्ट होता है अलग एक बात ही है। वर्ग का नहीं होता ना सर, हैं? एक ही वर्ग का तो नहीं होता। ज्यादातर किसका होता है? किस अपर कास्ट के लड़के के सुसाइड का केस आया जाति उत्पीड़न के मामले में? सर, सुसाइड नहीं किया नहीं। लड़के ने तो उसके साथ ये नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते नहीं सर। किसी एक मिनट, अच्छा रिपोर्ट कितनी आई है जातीय आधार पर? मैं कह रहा हूँ कि तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुमको निकाल दिया जाएगा, या तुम ठाकुर हो, इस पर कितनी रिपोर्ट हुई है? अगर ब्राह्मण के लड़के ने सुसाइड नहीं किया तो ऐसा नहीं सुसाइड कि छोड़ उसका दीजिए, उत्पीड़न नहीं हुआ। नहीं, उत्पीड़न की शिकायतें कितनी आई हैं बताइए, कोई आंकड़ा है इसका?
कि अपर कास्ट की उत्पीड़न की शिकायत 378 ये भी नहीं है। अनुसूचित जाति की कितनी शिकायतें किसका है हैं? आप देखो। नहीं नहीं सर, 378 जो हाँ, 4 उसमें ये भी नहीं है जाति के। 378 है, उसमें कहीं नहीं है कि ये कि ब्राह्मण किस लड़का जाति है, का SC लड़का है या शिकायतें, ST लड़का। इसलिए किसी ये की कहना शिकायत- गलत है कि जाति- ब्राह्मणों को अब उत्पीड़न देखिए, मंडल आयोग आया था, मंडल आयोग का कितना विरोध हुआ था। रामपाल जी बैठे हुए तो समर्थन में थे मंडल आयोग के, मैं भी समर्थन में था, और कितना विरोध हुआ था। और उसके बाद मंडल आयोग सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया, और कौन सी सरकार लाई थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार लाई थी, और डिफेंड किसने किया कोर्ट में? नरसिम्हा राव की सरकार ने किया, और लागू हुआ। आज हकीकत है। उस समय भी यही हो रहा था कि सवर्ण को क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। आज कोई खत्म हो गया क्या? तो ऐसा आशंका करके वो करके मैं इस कानून में कमियां हैं, मैं मान रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कमियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है, खत्म थोड़ी किया कानून कि सुधार के लाइए। सुधार के आइए। तो सुधार के लाइए, आप उसमें सेफगार्ड्स बनाइए। झूठी शिकायतें जो अगर हों उनको आप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसमें जो कमेटी बने उसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, ये सारी चीज़ें उसमें सेफगार्ड आने चाहिए, जो कमेटी नहीं की, जो इसमें नहीं थे। लेकिन कानून ही ना आए, 2012 का भी खत्म कर दीजिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कानून होना चाहिए। उत्पीड़न प्रताड़ना किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, रंग के आधार पर, किसी भी आधार पर हो, वो नहीं होनी चाहिए किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में, समाज में। वो अगर कोई ओबीसी उसी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे ओबीसी को भी जाति आधार पर प्रताड़ित करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई ओबीसी किसी दलित को करता है, या दलित किसी छोटी जाति के दलित को करता है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जाति उत्पीड़न का मतलब जाति वो है, वो ये नहीं कि ओबीसी किसी पे करते तो छूट जाएगा, वो भी नहीं छूटना चाहिए। सवाल ये इस पर समग्रता में सोच करके समाज की रियलिटी और यथार्थ को देखते हुए इस पे कानून और नियम बनाया जाना चाहिए, जिससे सेफगार्ड भी हो और आपस में जो है वैमनस्य भी न फैले। वह भी डिस्टर्ब। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है अंधेर नगरी। बकरी चोरी हुई, राजा ने कहा कि भाई फांसी देनी है। फांसी का फंदा तैयार हुआ तो वो आदमी पतला था, तो कहा गया कि भाई आदमी तो पतला है, अब फांसी के फंदे के हिसाब से आदमी ढूंढो, किसी मोटे आदमी को ले आओ। तो ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्ण वही मोटे आदमी तो नहीं है कि फंदा तैयार हो गया है तो अब ले आके टांग देते। देखिए, मैंने जो पहले भी एक बात कही थी, मैं इस पे नहीं जाता हूँ। आरक्षण होता है, जो पिछड़े हैं निश्चित तौर पर, जो समाज में जिनको मौका नहीं मिला उनको अवसर दिया जाना चाहिए, और ये अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूँ। बात देखिए इसकी ये है कि इसमें मोबाइल फ़ोन की डिमांड तो नहीं उठी थी, न सवर्ण ने की थी, न ओबीसी ने की थी, न SC ST ने की थी। एक चीज़ आई, यानी बिना मांगे एक चीज़ ऐसी आई जो आपकी नेसेसिटी बन गई। ऐसा ही है बीजेपी, जो पार्टी आज की तारीख में है, या जिसने भी ये कानून बनाया, मैं नहीं समझता पूरी बीजेपी होगी जिसने भी बनाया। पहले बात ये बताइए कि क्या ये जो कानून था 2012 का, इसमें संशोधन किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कोई ओबीसी या बाकी जगह से तो कोई डिमांड नहीं उठी थी, नहीं ना। क्यों किया गया ये? पहली बात तो समझ लीजिए, हिंदुस्तान की राजनीति में डॉक्टर लोहिया के समय से, मतलब बहुत पहले से ही, एक सेब है, उस सेब को आधा काट दीजिए, आधा हटा दीजिए, बाकी जो आधा बचा उसके 3 फाक कर दीजिए। वो 3 फाक में दलित है, अल्पसंख्यक है, सवर्ण है। परसेंटेज आगे पीछे थोड़े बहुत होते रहेंगे, आधा जो है वो सेब है। वाजपेयी जी की इरा तक जब आडवाणी ने कहा था कि हम आइडियोलॉजी के बूते जितना हमको सफ़र करना था कर लिया, अब सिर्फ आइडियोलॉजी के बूते हम सत्ता मतलब क्लियर नहीं आ सकते, सत्ता में नहीं पहुंच सकते। ये बात बीजेपी मोदी जी के आने के बाद ख़त्म हुई। पहली बार ऐसा हुआ है, 14 को लीजिए, 17 में उत्तर प्रदेश की बात और हो गई, 14, 17, 19, 22, 24 में थोड़ा सा वो हुआ। इतना देख लीजिए कि जो भी अगर पूरे वोट का विश्लेषण कर लीजिए तो जो आधा था ना, आधा पिछड़ा है जिसको मैंने कहा, वो आधे का, ये नहीं कि पूरा का पूरा मोदी जी की तरफ आ गया या बीजेपी की तरफ आ गया,
लेकिन आधे का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको मैंने कहा था ना कि ये जो मंडल ने दही जमाया था वो फटने के बाद दो चीज़ों में हुआ, एक मट्ठा हो गया, एक क्रीम हो गया। तो क्रीम को छोड़ दीजिए तो मट्ठा चला गया था, वो 14 में भी इंटैक्ट रहा, 17 में भी रहा, 19 में भी रहा, 20 में भी रहा। लेकिन वो 50% जो है, 60%, जिन सज्जन ने भी ये बनाया उनको लगा कि ये जो 50 में से जो 38 या 35 अभी है, ये 15% को भी ले लो, जब कहीं से नहीं था। ये विशुद्ध रूप से ये था जो 24 में थोड़ा बहुत हुआ, जिसमें से दलित भीमराव अंबेडकर के नाम पर जिनको लगा कि संविधान बदल जाएगा, वो कांग्रेस की तरफ चले गए। अखिलेश और कांग्रेस एक साथ थी, उनको वोट दे दिया। तो राजनीति तो विशुद्ध रूप से ये रही। और याद कीजिए, जेपी का जो संपूर्ण क्रांति का नारा था, उसमें पहला शब्द था जाति तोड़ो। लेकिन हुआ क्या उसकी परिणति? जो थे नीतीश कुमार, लालू, फलाना ढिकाना, रामविलास पासवान, सब उन्होंने कहा जाति तोड़ेंगे, जरा इसको पहले मजबूत कर ले। तो सन 75 से लेकर के आज तक वो सबको लगता है कि इतनी बड़ी गठरी है। और जब अब शहाबुद्दीन का जो मामला आया, उसमें मुसलमान बट रहा है, ये सब देख करके कि लगा जो पिछली बार 400 का नारा था, वो इस रूप में फील करना कि अगर ये पूरा 50-60% का जो चंक है इतना इंटैक्ट कर ले, इसलिए बिना मांगे क्या जरूरत थी आपको उसमें वो सब चीज़ें डालने की। दूसरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, कानून का एक, हमारे भारतीय शास्त्र का नहीं पूरी दुनिया का, हमारे यहाँ जिसको आलोचना होती है कि एक भी निरपराध को सजा न मिले, भले ही 99 अपराधी छूट जाए। ये कानून क्या कहता है? 99 निरपराध को सजा मिल जाए, लेकिन एक भी ओबीसी का बच्चा कोई शिकायत न करने पाए, या जो भी हो। मतलब आप ये क्या कर रहे हैं? तो सिंपल सी एक चीज़ है कि कोई भी ये जो बनाया था, ये तो देखिए कोई भी जाता अपने आप में ही ये नष्ट हो जाता। अगर आप यही कर देते कि सारे के समाज में कोई किसी को भी जाती है, मैं गांव अभी ये 1.5 महीना रह के आया हूँ, सच्चाई गांव की ये है, जो लोग जानते हैं, पिछड़ा पिछड़ा कहने के लिए होता है। होता क्या है? यादव हैं, कुर्मी हैं, गडरिया हैं, चरवाहा, मतलब ये जो जातियां हैं, आप जाइए उनमें देखिए क्या चीज़ है। केवट छुआछूत में नहीं आता, हरिजन छुआछूत में आता है। आप जाके देखिए दोनों के बीच क्या क्या होता है, कैसी कैसी एक चीज़ होती है। विदिन पिछड़े में भी आप जाकर के देखिए, कुर्मी है, पटेल है, जो बाकी और लोग हैं, इनमें भी। तो ये जो किया गया विशुद्ध रूप से सिर्फ ये था, एक पॉलिटिकल चाल चली गई कि पिछड़ों का जो है, लोहिया जी कहते थे 100 में 60, कि 60 को कर लो, बाकी अगर समाज थोड़ा बहुत नाराज भी हो जाएगा तो वो भरपाई इधर से हो जाएगी। ये बहुत ही डेंजरस पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। एक बात और कहूँगा जी कि मैंने जैसे कहा न्याय शास्त्र का था, जेपी मूवमेंट भी हो गया। ये सारा का सारा मामला वहाँ से चला, लेकिन इसके क्या खतरे हो सकते हैं कि जो समाज में जो मंडल के समय था वो फिर कर लिया। और इसका कोई भी कानून आएगा, ये कानून नहीं कर सकता है कि किसी को आप मेरे साथ, अब मेरा अपमान हुआ है, ये कह के मुझे न्याय पाने का हक दुनिया की कोई भी संस्था नहीं छीन सकती है। तो ये जो किया ना कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का अधिकार नहीं है, ये इल्लीगल है, भयानक इल्लीगल है। दुनिया में कोई भी ऐसा नियम नहीं पास हो सकता जिसमें किसी एक व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार छीन लिया जाए, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसका उल्लंघन कोई भी कानून नहीं कर सकता। अल्टीमेटली देखिएगा आप, इसमें यही होगा कि भाई अगर किसी के खिलाफ कोई गलत किया गया है तो उसको फिर से अधिकार मिलेगा। सुधार के बाद आने के लिए बोला गया। सुधार के बाद आने के लिए बोला गया। सर, मैं
सुप्रीम कोर्ट के जज की एक लाइन पढ़ने के बाद फिर आपके पास आऊंगी। उन्होंने स्टे देते हुए कहा कि अगर एक समाज खुद को आईएएस, आईपीएस, सीजीआई, प्रेसिडेंट, पीएम बनकर भी शोषित रखना चाहता है तो इसमें गलती ब्राह्मणों की, सवर्णों की नहीं बल्कि उसकी अपनी मानसिकता की है। जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी हो, राष्ट्रपति एसटी से आती हो, 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में 14-15 एससी, एसटी और ओबीसी के मुख्यमंत्री हो, वहां 1000 साल पुरानी बात की भाई हमारे उन लोगों ने किया था इसलिए अब तुम उसकी भरपाई करो, ये कोई सेंस बनता है? देखिए, मसला बहुत गंभीर है, उतनी ही गंभीरता से इस पर चर्चा हुई है और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सवाल पूछा है वो गंभीर है ही। वो क्रीमी लेयर वाली बात कर रहे हैं और उस पर बहस हुई है और अब क्रीमी लेयर में भी ऐसा करंट छोड़ दिया गया कि उस तार को कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने धारा 370 का करंट निकाल दिया, राम मंदिर का निकाल दिया, तो इस करंट को भी आगे पीछे तो निकालना ही पड़ेगा हिम्मत करके। मेरा ये मानना है कि एक तो ये जो पूरा मसला है इसमें राधिका वेमुला जी, जो रोहित वेमुला की माता जी हैं, और जो अबिदा सलीम तड़वी जी हैं, पायल तड़वी की माता जी, इनको किसने प्रेरित किया कि इसमें जाति की हवा भरकर इस मुद्दे को सुलगाए रखने के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाओ। उसकी जांच आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि जड़ कहाँ है इसकी, और इसकी जड़ वहीं जाकर मिलेगी जहां से इसको वोट बैंक बनाए रखकर इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिशें की जा रही हैं लगातार, जहां से लगे हुए प्लस्तर को उखाड़ा जाता है बाकायदा सब्बल और सरिये से तोड़ तोड़ कर कि ये प्लस्तर अगर लग गया तो हिंदुस्तान वहां पहुंच जाएगा जहां से उसको वापस लाना मुश्किल होगा। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिशाली हिंदुस्तान बनेगा जिसका सपना हम देखते आए हैं बरसों से, क्योंकि ये तो वो हो जाएगा जो कोई नहीं कर सकता। 370 हट नहीं सकती थी पर हट गई, राम मंदिर नहीं बन सकता था बन गया, लेकिन ये उन सब के ऊपर का ऐसा मुलम्मा है जो अगर सचमुच इस समाज में सीमेंट बनकर चिपक गया तो इस समाज को तोड़ना दुनिया की किसी ताकत की बस में नहीं होगा। और इसको जो सरिये सब्बल लेकर तोड़ने में लगे हैं उनको बेनकाब करना हो तो आप ये समझ लीजिए कि कौन प्रेरित करता है इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, और वो इस देश और समाज के सच्चे दुश्मन है। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इतना वितंडा हुआ और वो पूरा जो मंडल कमीशन हुआ और राजीव गोस्वामी का आत्मदाह हुआ और उससे देश का नुकसान नहीं हुआ। इस देश का जितना नुकसान उससे हुआ उतना किसी और चीज से नहीं हुआ। मैं पूरा खुलकर और पूरी जवाबदेही से ये कहूंगा। हम लोग ये कह रहे थे विनोद जी, पर मैं बिल्कुल आदरपूर्वक उनसे असहमत होते हुए कहना चाहूंगा कि जिसके पास हुनर था उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका शोषण नहीं हुआ। इस देश को हमने भीतर से खोखला किया, हमने माइनस मार्किंग वालों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने की परमिशन दी, और इस देश के भरभराते पुलों और मरते मरीजों के पीछे अगर वो नहीं है तो उसके पीछे की भी जांच आप कर लीजिए। आपने अयोग्यता को प्राथमिकता दी हजारों साल के शोषण के नाम पर। कौन सा समाज हम बनाना चाहते हैं? मैं कहता हूं अवसरों की समानता दीजिए, उनको मुफ्त शिक्षा दीजिए, मुफ्त किताबें दीजिए, उनके रहने के घर अच्छे नहीं है तो उनको मुफ्त में अच्छे घर हमारे टैक्स की कीमत पर दीजिए, और उनसे टैक्स मत लीजिए उनसे टैक्स। उनको इतने बढ़िया घर दीजिए कि हम सोचे कि हाँ यार इन घरों में रहने का इनका अधिकार है, कि बरसों तक इनको झोपड़ी में रखकर हमने सताया और हमें महलों में नहीं रहना चाहिए। मैं तैयार हूं। हमको सबको हमारे बंगले छीनकर फ्लैटों में भेज दीजिए और उनको बढ़िया बंगले दे दीजिए ताकि वो वहां उस अवसर को भुना सके और अच्छी पढ़ाई कर सके। लेकिन अच्छी पढ़ाई के बाद माइनस मार्किंग से कोई अगर डॉक्टर इंजीनियर इस देश में बन रहा है तो ये अपराध है और इस अपराध को रोका जाना चाहिए, और इसकी वजह से वोट बैंक छिटकता हो तो छिटक जाए। जो आज रामकृपाल जी कह रहे हैं गांव में तो वही हकीकत है। केवट और हरिजन के बीच में अभी भी पंगा है। वहां का व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन जो क्रीमी लेयर है उसमें बनता चला जाएगा 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक उसको लाभ मिलता चला जाएगा। आईपीएस का बेटा आईपीएस, आईएएस का बेटा आईएएस है, जिसका बेटा आईएएस बना था उसका बेटा सेक्रेटरी बन जा रहा है, और गांव में शोषण जारी है। तो आपने कौन सा शोषण रोक दिया भाई साहब इस कानून को बनाकर? देश का नुकसान हुआ है। जो हुनरमंद थे, जिनको वो सीटें मिलनी नहीं चाहिए थी, वो सीटें नहीं मिलने के बाद उन्होंने खुद कुरेद कर उस जगह पर अपना निशान बना लिया। कोई बिजनेस करने लग गया, किसी ने प्राइवेट नौकरी कर ली, कोई स्टार्टअप करने लग गया। इसका मतलब यह नहीं कि उसका हक छीना नहीं गया है, और इस सच्चाई से मुंह मोड़ने की वजह से इस देश का नुकसान हुआ है। इस सच्चाई से आंख मिला लीजिए, देश सुधर जाएगा। मुझे लगता है जयदीप सर ने जब वो बात रखी कि किस तरह से हम
अपने आने वाली पीढ़ियों को या हम अपने समाज को खराब कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए, तो ये वाकई में सोचने की ज़रूरत है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी, मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप सबके जो कमेंट्स देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि आप लोग गुस्से से भरे हुए हो। इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें वोट बैंक नहीं बनना है, हमें अपनी दुनिया बनानी है। हमें दोस्ती यारी करते समय भी ये नहीं सोचना है कि वो एससी का है, एसटी का है। मैं इसलिए खुद युवा होने के नाते एक छोटी सी अपील आप तमाम युवाओं से कर रही हूँ। मुझे लगता है यूजीसी का हर पक्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से सामने आ चुका है, फिर भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप सबके लिए। कोई बात हो तो ज़रूर रखें। आप सब मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आप सब दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।